जी ओके, वो मेरा ख्याल है जो स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन है ऑफ है, वो आपको उस तरफ से ऑन करनी पड़ेगी। सर अलाउ कर दिए। ओके Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Umayma Asif, President Dravidian Community Awareness Program, and I welcome you all to this webinar. And the webinar is on burns management. Basically, होता क्या है हमारे घरों में मोस्टली छोटे बच्चे या ख़वातीन ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर तो ख़वातीन ही किचन में काम करती हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ वो अपनी बाकी की बाहर की और घरेलू जिम्मेदारियां अक्सर वर्किंग फीमेल्स जो हैं वो भी निभा रही होती हैं, लेकिन मोस्टली जो ख़वातीन घर में होती हैं उनके साथ अक्सर छोटे मोटे हादसात किचन के अंदर हो जाते हैं, चूल्हे के लिहाज से या कभी पानी की हैंडलिंग की वजह से या कभी कोई गर्म चीज़ जैसे हांडी सालन वगैरह बनाते हुए अक्सर छींटे पड़ जाते हैं, अक्सर बाज़ दफ़ा खुदा न खास्ता पूरी पूरी हंडियाँ उलट जाती है। इन सब केसेस जब होते हैं तो हमें इमीडिएटली जहन में बहुत सारे ख़यालात आ रहे होते हैं। पहली बात तो ये होती है कि बहुत सारे लोग जब घरों में मौजूद होते हैं उनके जहन में मुख्तलिफ़ तरह के टोटके होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो आपको कुछ और मशवरा दे रहे होते हैं जबकि आपके जहन में कुछ और बातें आ रही होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी पानी इस्तेमाल नहीं करना फ़ौरन, कुछ कहते हैं घी लगा लें, कुछ कहते हैं तेल लगा लें, टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लें, नील लगा लें। लेकिन एग्जैक्टली हमें मेडिकल प्रोफेशन क्या कहता है, क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता ख़वातीन की या फिर बच्चों की, क्योंकि बच्चों की जल्द बहुत नाजुक होती है, सो अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा इस हादसे का शिकार हो जाए या ख़वातीन में से किसी को ये मसला दरपेश आए तो हमें इसकी क्या मैनेजमेंट करनी चाहिए, किस तरीके से स्टेप वाइज हमें घर में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, हमें उससे क्या कैसे मुस्तफ़ीद होना है, और फिर मेडिकली हमें क्या चीज़ें फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो जो जल्द जल गई है उसको हम निशान, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जल गया है तो एक तो उसकी जलन की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, दूसरी कि उसका निशान ना रह जाए। हम सब के जहनों में ये होता है कि अगर ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, इवन बच्चे भी हैं तो वो जले का निशान ना रह जाए। तो इन सारी बातों के लिए हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए ताकि बरवक्त इलाज से हम उन तमाम तकलीफ से बच सकें जो कि बड़े होकर बच्चों में और ख़वातीन में हो सकती हैं। तो इसके लिए हमने आज मदऊ किया है प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल को, तारिक इकबाल साहब को, जो कि कंसल्टेंट प्लास्टिक बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हैं, चेयरमैन हैं, हेड हैं, डायरेक्टर हैं बर्न्स केयर सेंटर ऑफ पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के। यू आर रियली वेलकम। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उमैमा ऑफ इंट्रोडक्शन। जैसे कि आज ये बहुत सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा ये जो रावेलियन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम सोसाइटी है उनके ऑर्गेनाइजर्स का और स्पेशली डॉक्टर आसिफ का कि उन्होंने ये मौका दिया है। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि हमारी ये ज़ाहिर है कि जो टॉक्स होती हैं ज़्यादा वो इंग्लिश में ही होती हैं, लेकिन ये चूँकि जनरल प्रैक्टिशनर्स हमारे जूनियर डॉक्टर्स और कम्युनिटी के लिए हैं तो मैं उसमें से करूँगा कि जितनी भी उसको आसान करके पेश कर सकूँ, लेकिन जहाँ कहीं मैं कोई इसमें कुछ कमी रह जाए तो उसके लिए मैं पेश की माजरत कर लेता हूँ। टॉपिक में देखेंगे कि बर्न्स की
कॉमन वजूहात क्या हैं, किस वजह से होते हैं, और हमारे यहाँ ये क्या ट्रेंड है और इनको किस तरह से इनिशियली हमें मैनेज करना चाहिए। जस्ट ये मैं अभी देख रहा हूँ कि there must be some technical issue. जो लोग इस्लामाबाद से बाहर से देख रहे हैं उनके लिए जस्ट एक ज़रा खूबसूरत सा व्यू कि जहाँ पे हम हैं, और आजकल तो इस्लामाबाद बहुत ग्रीन और खूबसूरत हुआ है, तकरीबन रोज़ाना बारिश होती है। और दिस इज़ दी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ कैपिटल सिटी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद इज़ द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और जाहिर है कि पहले नंबर पे लंदन ही है, चूंकि ये बीबीसी की रिपोर्ट है जी। सो दिस इज़ अनदर व्यू। ये हमारे हॉस्पिटल का व्यू है जी, और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि कैपिटल, जो यहाँ पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, इसका सबसे बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। और इसमें वी हैव अ वेरी गुड स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न केयर फैसिलिटी विद ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज, जितनी भी जदीद सहूलियात हैं वो इसमें हैं। ये एक टिपिकल आईसीयू का रूम है जिसमें आप देखें कि ये सारी गैजेट्स और ये सारा इक्विपमेंट चीज़ें हमें एक जो जब बर्न हो जाता है और जो सीरियस बर्न्स होते हैं तो उनके लिए हमें ज़रूरत होती है। ये एक और स्पेशलाइज्ड बेड है जो कि हमारे सेंटर में मौजूद है, जिसे बर्न स्पेशलाइज्ड बेड कहा जाता है। एयर फ्लूइडाइज्ड बेड है। ये जो बहुत ज़्यादा सीरियस जले हुए लोग होते हैं, यूजली वेंटिलेटर्स पे होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक वेंटिलेटर आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है, तो ये उन लोगों के लिए ये एक ख़ास है, बड़ा कॉस्टली ये इक्विपमेंट है जी। ये थोड़ा सा अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है इसकी शेयरिंग। ये एक और व्यू है जी बर्न सेंटर का, जिसकी ये तो आपने देखा है। ये शॉवरिंग ट्रॉली है। जब पेशेंट शुरू में आता है तो चूंकि इतना वो डेब्रेस और उसके ऊपर वो बर्न जो चीज़ें, कपड़े या कुछ जो भी हो गया होता है उसको वॉश करना होता है, तो ये एक टिपिकल शॉवरिंग ट्रॉली है जो हर बर्न यूनिट का, हर बर्न सेंटर का एक बड़ा बेसिक इक्विपमेंट है, जहाँ पे फौरी तौर पे पेशेंट को वॉश किया जाता है। ये ज़रा और थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है विद दी, आप देख लें, ट्रॉली, क्योंकि इसमें ज़रा जो हमारे पास, चूँकि हमारे सेंटर में दोनों एडल्ट्स और पीडियाट्रिक बर्न्स यानी बच्चे और बड़े सबका इलाज होता है, तो ये ज़रा बच्चों के लिए है, ज़रा और सिक्योर सा और थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड सा इक्विपमेंट है। ये टिपिकल व्यू है हमारे इमरजेंसी रूम का। ये हाइड्रोथेरेपी है विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बर्न सेंटर, कि जहाँ पे फिर इनकी जो फर्दर चेंज ऑफ ड्रेसिंग्स एंड फिजियोथेरेपी है उसके लिए ये इक्विपमेंट आपको चाहिए होता है। गॉट वेरी गुड स्टेट ऑफ द आर्ट जनरेशन 4 द मोस्ट लेटेस्ट ऑपरेशन थिएटर्स, और ये जो और ऑपरेशन थिएटर्स का अच्छा हाईटेक होना, क्योंकि बर्न्स, हर एक बर्न पेशेंट्स को एक से ज़्यादा सर्जरीज की ज़रूरत होती है। बहुत से सेशंस उसको ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है, इवन चेंज ऑफ ड्रेसिंग्स के लिए भी जाना पड़ता है। तो क्लीन इन्वायरमेंट और क्लीन एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक और व्यू है सेंटर का। तो बर्न है क्या, ये अब जो हमारे जनरल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड हम बता देते हैं। Burn is an injury to the skin or other organic tissue primarily caused by the heat. बेसिक चीज हीट ही है जी। हीट अब किसी वजह से भी हो सकती है। सबसे कॉमन हम देखते हैं कि ये जो हॉट लिक्विड्स, फ्लूइड्स हैं, फिर फ्लेम है, फिर इलेक्ट्रिक बर्न्स हैं, रेडिएशंस हैं, रेडियो एक्टिविटी जो उससे बर्न हो जाते हैं, फ्रिक्शन बर्न्स हैं, कॉन्टैक्ट बर्न्स हैं, और केमिकल बर्न्स हैं। केमिकल बर्न्स यूजुअली इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं या लेबोरेटरी एक्सीडेंट्स होते हैं। एक जनरल सा परसेप्शन है कि यहाँ पे शायद जो जैसे एसिड बर्न्स या जो केमिकल बर्न्स है उसके बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, तो वो भी सबके इल्म में होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अब इसका इंसिडेंस बहुत ही कम है। पहले भी कम था, अब तो बहुत ही कम है, क्योंकि उस पर काफ़ी अच्छी हमारी गवर्नमेंट्स ने लेजिस्लेशंस की हैं उनकी अवेलेबिलिटी पे और अदरवाइज भी।
ऑल तो ये एक क्राइम है, और जिस तरह से बाकी क्राइम्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में होता है, लेकिन उसका इंसिडेंस जब हम अपने रीजन और इवन अगर उसको हम यूरोप से भी कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में बहुत ही कम है। हमारे पास जो 10-15 साल का डाटा है उसमें जो टोटल बर्न का परसेंटेज है फॉर द एसिड विक्टिम्स एसिड बर्न, वो 0.2% है, यानी इट इज लेस देन ½ %। तो वो इससे ज्यादा क्राइम्स तो और कई तरह के भी होते हैं। बहरहाल ये एक क्रिमिनल एक्ट है, और ये जब होता है तो नेचुरली बड़ी उसकी सिवियर किस्म की डिफॉर्मिटीज होती हैं। वो कुछ मैं देखूंगा कि शायद पिक्चर्स हों तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, जो कुछ पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हैं। ये जरा और टेक्निकल डेफिनेशन है बर्न्स की। बर्न इंजरी इज डिफाइंड एज इरिवर्सिबल नेक्रोसिस ऑफ अपर मोस्ट डर्मिस occur when the temperature at the dermo-epidermal junction exceeds 44 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जनरल नॉलेज की चीज है कि हम कहते हैं ना कि अब आप देखिए उबलता हुआ पानी गिर गया, तो अब 44 डिग्री तो उसका हाफ भी नहीं, 100 डिग्री पे पानी बॉयल होता है, तो 44 डिग्री पे डैमेज शुरू हो जाता है। तो जब इतना उबलता हुआ पानी या उबलती हुई कोई चीज या चूल्हे से कोई चीज गिरती है, और इसका सबसे ज्यादा शिकार होते हैं बच्चे। पीडियाट्रिक बर्न्स हमारे पास बहुत ज्यादा है, जो हम जितना बर्न्स ट्रीट करते हैं उसका कुछ 60-70% पीडियाट्रिक बर्न। सारे डोमेस्टिक एक्सीडेंट है, सारे घरों में होते हैं, सारे प्रिवेंट किए जा सकते हैं, यानी उनसे बचाव मुमकिन है। और वो सिर्फ एहतियाती तदाबीर को ही हम इख्तियार करके उनसे बचा जा सकता है। हमें जो कोई भी चीज, अब ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट की बात है कि अर्लियर परसेप्शन ऑफ पेन अकर जस्ट अबव 43 डिग्री है। तो जब 44-45 डिग्री की गर्म चीज कुछ लगेगी तो फिर हमें परसेप्शन होती है पेन की, और वो हमें गर्म महसूस होती है। बिटवीन 44 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ टिश्यू डैमेज इज इंक्रीज डायरेक्टली टू द प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर इंक्रीज। जितना 44 डिग्री से ऊपर जितना भी वो जो भी लिक्विड है या हॉट जो भी वो जो मटेरियल है उसका दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा, और वो उतना ही डैमेज वो ज्यादा करता है। और फिर दूसरी चीज उसमें कांटेक्ट टाइम होता है कि कितना टाइम वो आपके उसके स्किन को के साथ इन टच रहा, जिसकी वजह से उसने डैमेज किया। हम बाकी बॉडी में ऑर्गन्स की बात करते रहते हैं, लेकिन कम लोग शायद इस तरफ गौर करते हैं कि स्किन इज द लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन of the body that provides not only the active barrier against the trauma, UV radiations, microbes, dehydration, in temperature, but also continuous cutaneous immune surveillance and sensory awareness of the environment. ये इंतहाई important, इनको हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीजें हो रही होती हैं, और जो हमारी सिर्फ स्किन कर रही है, और जब स्किन डैमेज हो जाती है तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि सिवियर बर्न्स इम्पैक्ट एवरी ऑर्गन सिस्टम, पूरे बॉडी को एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है। जब एक मेजर ऑर्गन डैमेज होता है तो वो दैट लीड्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स, एंड देन इस तरह से फिर वो अफेक्ट होते हैं बाकी ऑर्गन्स भी बॉडी के। और कई दफा ये कहा जाता है कि जी स्मॉल बर्न्स हैं, ये नहीं हो सकते, लेकिन वो भी कई दफा हमने देखा है कि जितने भी इवन 10% बर्न कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। बर्न्स अब इंडिपेंडेंट स्पेशलिटी की तरह बनती जा रही है, और हमारे मुल्क में भी हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया है। हम इसमें स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स भी हैं, और जो कि हमारे सेंटर्स में है, अब कुछ और सेंटर्स भी शुरू करना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो एक्यूट बर्न केयर है, जो जितना भी वर्कलोड है, एक बर्न पेशेंट आ गया, उसका एक वर्कलोड है, आपने उसको 100% कहा कि जी 100% इसका जो वर्क है, उसमें से जो एक्यूट केयर है, जो फौरी इनिशियली जो आपने करनी, वो सारा वो वर्क जो है वो 90% काम तो वही है। उसके बाद अगर आपने बहुत अच्छा काम एक्यूट केयर में किया है तो वो जो बाकी जो उसकी बर्न्स कॉस्मेटिक और जो रिहेबिलिटेशन है वो तो बहुत थोड़ा, वो 10% रह जाता है। तो इसीलिए एक्यूट केयर का इफेक्टिव होना बहुत टाइमली, क्योंकि इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं जैसे अपनी रिवीजन के लिए कि हमारी जल्द का क्या स्ट्रक्चर है। इसमें 2 लेयर्स हैं, ये सबको ही पता है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। और इन्हीं का ये जो इसका ये फर्दर हिस्टोलॉजी है जो बुक्स में मिल जाती है, इसमें भी आप देखें कि ये जो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंटैक्ट है, जो कि यूजुअली जो जितने सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं उसमें ये इंटैक्ट होता है, तो वो बहुत ही बेसिक सी चीजों से बहुत नाइसली हील हो जाता है। लेकिन ये डीप होता चला जाएगा, और स्पेशली जब तक ये रेटिकुलर लेयर ऑफ द डर्मिस इन्वॉल्व हो जाती है, जो ऑलमोस्ट फुल थिकनेस बर्न होते हैं, तो उतना ही उसका फिर ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है, इलाज भी मुश्किल हो जाता है।
और ये फिर वही बात है कि all layers of skin are populated by immune competent cells and permeated by number of skin appendages like hair follicles and glands that act as a reservoir for re-epithelialization following injury. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जब आपको थोड़ा सा आगे जाके मैं ड्रेसिंग बताऊंगा कि किस तरह से हम बॉडी पे इन चीजों की मदद से और ड्रेसिंग्स की मदद से किस तरह से स्किन को रीग्रो करते हैं और फिर वो इंसान दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। जस्ट टू रिवाइज कि जी इंपॉर्टेंट फंक्शंस स्किन के क्या हैं। इट्स अ बैरियर बिटवीन द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, प्रिवेंट्स फ्लूइड लॉस, इम्यून रिस्पॉन्स है, टेम्परेचर रेगुलेशन है, और विटामिन डी सिंथेसिस है। दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कॉमन टाइप्स जो हमारे यहाँ देखी जाती हैं बर्न्स की, हम पहले ही बात कर चुके हैं। थर्मल, ड्राई हीट, फ्लेम, फ्लैश है। वेट हीट में स्कैर्स, इमर्जन, स्पिल एंड स्टीम। ये जो वेट हीट है इसमें इससे ज्यादा अफेक्ट होते हैं हमारे बच्चे जो पीडियाट्रिक बर्न है, और जो फ्लेम बर्न्स हैं उसमें हमारे जो किचन में हमारी बच्चियां काम कर रही हैं, बहनें का, वो ज्यादा अफेक्ट होती हैं। और इसी तरह से जो हमारे ओल्ड एज बुजुर्ग हैं वो भी, और वो जनरली वो वाली इंजरीज ज्यादा होती हैं सर्दियों में जब वो हीटर से वो फायर कैच कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल बर्न्स का इंसिडेंस हमारे मुल्क में बहुत हाई है, रादर हाईएस्ट इन दिस रीजन। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बर्न का इंसिडेंस बहुत ज्यादा हाई है। उसकी बहुत से फैक्टर्स हैं, वो एक अलग पूरा एक टॉपिक है जिस पे बात हो सकती है कि उसकी क्या वजूहत हैं, लेकिन एक बहुत कॉमन जो वजह है कि हमारे यहाँ जो हाई टेंशन वायर्स हैं वो कम्युनिटी और जो आबादियां अब इतनी फैल गई हैं वो घरों की छतों के ऊपर से जा रही हैं। लोग उसकी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हैं जब छत पे कोई मेटालिक रॉड या कोई चीज लेके कुछ वो कर रहे होते हैं। ये बहुत कॉमन एक्सीडेंट है, और वो जब फिर प्रेजेंट करते हैं, मेरे पास मैं देखूंगा कुछ पिक्चर्स हुई आपको दिखाते हैं कि वो फिर बहुत ही हॉरिफाइंग सी सिचुएशन होती है, एंड दे एंड अप विद एम्पुटेशंस, क्योंकि उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा डैमेज होता है कि अगर उसकी जिंदगी बच भी जाती है तो वो बंदा इतना फिर माजूर हो जाता है कि वो एक कम्युनिटी पे, एक मुआशरे पे बोझ बन जाता है। केमिकल बर्न्स का मैं बता चुका हूँ कि ये हमारे पास जो ज्यादा केसेस आते हैं वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं या लेबोरेटरी एक्सीडेंट्स हैं, और लेबोरेटरी एक्सीडेंट्स के यूजुअली माइनर होते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट थोड़ा सा मेजर होते हैं। और इसी में बहुत थोड़े से केसेस जाहिर है कि वो एक क्राइम है, एसिड बर्न विक्टिम्स के भी आते हैं। लेकिन आपको सुन के ये अच्छी बात है कि पिछले 2 साल से हमारे बर्न सेंटर पिम्स में हमने कोई एसिड बर्न विक्टिम का पेशेंट नहीं अटेंड किया 2019, और अब ये जो 2020 है देखा था वो 2018 में था। इसी तरह फिर और रेडिएशन बर्न्स हैं, फ्रिक्शन बर्न्स हैं। बर्न क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट्स द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ, क्योंकि इसको जब ट्रीट, जितने भी ये बर्न्स हैं, अब आप देखिएगा कितनी थोड़ी थोड़ी परसेंटेज से वो बर्न्स क्रिटिकल होना शुरू हो जाते हैं। जब भी हमने किसी बर्न को देखना है तो उसमें हमने 2 चीजें का फौरी हमें देखने की जरूरत होती है कि उसका एक्सटेंट क्या है, यानी बॉडी का क्या क्या एरिया, कौन सा एरिया और कितना एरिया उसने इन्वॉल्व किया है, और उसके लिए स्पेसिफिक फार्मूला है जो भी हमारे डॉक्टर्स इवन जब वो पढ़ रहे होते हैं, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स भी, और जब हाउस जॉब कर रहे होते हैं तो वो सारी ये चीजें सीखते हैं, और उनको फिर सबको आइडिया होता है कि हमने एक बर्न को बॉडी पे हमने उसको एस्टिमेट उसका हमने किस तरह से लगाना। मैं अभी हम थोड़ा सा उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। इसी तरह डेप्थ जो ज्यादा स्पेशलिस्ट लोगों का काम है, स्पेशलाइज यूनिट्स का काम है कि वो फिर उसको देखें, और नेचुरली लेकिन इम्पैक्ट उसकी रिकवरी पे डायरेक्टली होता है, बहुत ज्यादा होता है। टाइप्स ऑफ बर्न की जनरली बात होती है, लोग बहुत कहते हैं अच्छा जी फर्स्ट डिग्री है कोई बात नहीं जी खैर है, सेकंड डिग्री है कोई नहीं खैर है जी बस, अच्छा थर्ड डिग्री तो नहीं है, बस लोगों के नजदीक कोई है, लेकिन असल में सूरत हाल ऐसी नहीं है। फर्स्ट डिग्री बर्न्स तो जनरली बिल्कुल ही सुपरफिशियल होते हैं, ठीक है ना जी, और वो एपिडर्मिस, जैसे मैंने अभी आपको हिस्टोलॉजी की वो स्लाइड दिखाई थी कि उसमें होता है, उसीलिए उसे फर्स्ट डिग्री कहते हैं। कॉमन सी एग्जांपल उसकी सन बर्न है जी। सन बर्न से आपने देखा कि कभी भी सिवाय ये कि टैनिंग हो जाती है और वो थोड़ा सा स्किन ऊपर से फिर थोड़े दिनों में उतर जाएगी और नीचे से फ्रेश स्किन आ जाएगी, तो दैट इज फर्स्ट डिग्री, तो वो तो बहुत ही सुपरफिशियल होता है। ज्यादातर बर्न जो होते हैं वो सेकंड डिग्री होते हैं जी, जिन्हें हम डर्मल बर्न्स भी कहते हैं और पार्शियल थिकनेस बर्न्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 तरह के हैं, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस वो डिपेंड करता है कि कितनी लेयर्स उसने डर्मिस की किस लेवल तक उन्होंने इन्वॉल्व किया, और फिर डीप डर्मल भी जो अप टू दी रेटिकुलर लेयर्स तक आ जाते हैं। फिर थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री हम उनको कहते हैं जो सब डर्मल बर्न है, जिसमें यानी स्किन पूरी जल गई है
और उसके बाद जो स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू है और उसके नीचे जो बाकी टिश्यूज हैं, मसल्स हैं या बोन है, जो स्पेशली इलेक्ट्रिक बर्न्स में होता है जिस तरह से, वो फिर ज्यादा डिवेस्टेटिंग बर्न्स होते हैं और उनमें फिर ज्यादा रिकंस्ट्रक्शन का रोल है, सर्जरी का रोल उसमें ज्यादा है। ये भी वही उसी को जरा डायग्रामेटिकली हमने जरा पेश किया है कि जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इस लेवल पे इस तरह से इन्वॉल्व करते हैं। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जी फर्स्ट डिग्री वो जैसे मैंने बताया कि इन्वॉल्व ओनली एपिडर्मिस, रेड होते हैं, ज़ाहिर पेनफुल होते हैं क्योंकि बहुत सुपरफिशियल लेयर को कर रहे हैं, टेंडर होते हैं, आप उनको प्रेस करेंगे तो वाइट हो जाएंगे, देयर मे बी अ ब्लिस्टर, मे बी नॉट, और ये यूजुअली विद सिंपल ट्रीटमेंट जो आप क्रीम ऑइंटमेंट्स यूज करते हैं वन वीक हील हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। सेकेंड डिग्री बर्न विच इज कॉल्ड पार्शियल थिकनेस बर्न, they extend through the epidermis into the dermis, और सैल्मन पिंक इनका कलर होता है, मॉइस्ट होते हैं, शाइनी होते हैं, वेरी पेनफुल, ब्लिस्टर्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, में जरूरी नहीं कि प्रेजेंट हो, और ये यूजुअली 2 to 3 वीक्स में हील हो जाते हैं। एक जो याद रखने की बात है वो ये कि जितने ब्लिस्टर्स होते हैं वो सेकंड डिग्री बर्न होते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि हर सेकंड डिग्री बर्न ब्लिस्टर करे, बट लेकिन अगर ब्लिस्टर है, छाले पड़ गए, वो फिर सेकंड डिग्री बर्न है। थर्ड डिग्री बर्न्स थ्रू ये ज़ाहिर है कि एपिडर्मिस, डर्मिस और अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं, थिक, ड्राई होते हैं। इनका ये होता है कि ये पेन फ्री होते हैं क्योंकि इन्होंने नर्व एंडिंग को भी ज़ाहिर है जला दिया होता है, तो ये पेनलेस होते हैं जी। और इनकी फिर एक्सीजन और ग्राफ्टिंग, और यहाँ फिर सर्जरी का काम या फिर जो एडवांस ड्रेसिंग्स है इनिशियल फेज में उनका काम, और अल्टीमेटली इनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, रीसरफेस करना पड़ता है विद दी ऑटोग्राफ्ट, जो कि हमारे मुल्क में तो ऑटोग्राफ्ट ही होते हैं ज़्यादा, लेकिन बाकी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, वो यूज़ हो रही हैं, जिसमें ह्यूमन स्किन है, कैडावेरिक स्किन है जिसे हम एलोग्राफ्ट कहते हैं, बाकी ममालिक में जीनोग्राफ्ट भी यूज़ करते हैं, एनिमल स्किन, और ज़्यादातर वो पिग स्किन यूज़ करते हैं, वो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। तो ये चीज़ें इनको फिर रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। फिर सिंथेटिक स्किन्स हैं, ठीक है, सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, सिंथेटिक डर्मिस हैं, फिर उनको वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। सर मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा बताइएगा ताकि लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि इसमें से जो हमारे अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि बस क्या है तो लाजमी अब ये निशान निशान ही छोड़ के जाएगा। सर आप काइंडली ये गाइड करेंगे साथ साथ कि कौन से ऐसे बर्न्स हैं जो निशान छोड़ के जा सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिग्री बर्न है, क्या उसका निशान रह जाएगा, आपने कहा 7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो हील हो जाएगा, तो इज इट पॉसिबल कि वो निशान छोड़ जाए या फिर वो कम्प्लीटली उसका जो है वो निशान भी खत्म हो जाता है और वो जो है वो जख्म भी हील कर जाता है? एग्जैक्टली, हाँ जी, इसमें जो सुपरफिशियल बर्न है उनका तो निशान बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है ना, अगर ठीक ट्रीट किया गया हो। देखिए ना, अब अगर उसको शुरू से ही ट्रीट नहीं ठीक किया गया और वो फर्स्ट डिग्री बर्न था और फिर उसमें इन्फेक्शन हो गई और वो सेकंड डिग्री और डीप सेकंड डिग्री में चला गया, तो फिर तो वो निशान छोड़ेगा क्योंकि अब उसकी कैटेगरी चेंज हो गई है। इसीलिए इसका फौरी इलाज और सही इलाज बहुत जरूरी है। इसी तरह जो सेकंड डिग्री बर्न है जो मोस्ट कॉमन है, यानी हमारे पास अगर देखें ना जी 100 पेशेंट आते हैं तो उसमें से जो 70 पेशेंट होंगे वो सेकंड डिग्री बर्न्स के ही होंगे, ठीक है ना जी। तो मेजॉरिटी जो है वो सेकंड डिग्री बर्न्स ही है, और सेकंड डिग्री की जो कैटेगरी है जो सुपरफिशियल सेकंड डिग्री, वो तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई निशान नहीं रहता। और जो डीप है जिसे हम कहते हैं डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, वो भी ठीक हो जाते हैं, उनमें जरा टाइम ज्यादा लगता है और उनका जरा ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा और तरह से एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये कि वो भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, थर्ड डिग्री बर्न्स चूंकि रिकंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो वो फिर जरा उनकी कलर मैचिंग और वो चीज वो जरा मुश्किल होती है, वो निशान अपना छोड़ जाते हैं। एक्सटेंट ऑफ बर्न की हम जहाँ बात कर रहे थे तो वो फिर ये जैसे मैंने बताया कि सबको फार्मूलाज पता होते हैं, रूल्स ऑफ 9 एवरीबॉडी नोज के जी उसको वो करना है, उसे हम यहाँ डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। एक सिर्फ बात कॉमन समझने के लिए कह देंगे, जो पाम ऑफ हैंड होता है वो आपका 1% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया है, तो इसको एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाया जा सकता है। बर्न की सिवियरिटी जैसे हमने बताया कि इसमें बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी डेप्थ है और एक्सटेंट है कि कितना ज्यादा है और कितना गहरा है। फिर उसकी लोकेशन है कि चेहरे पे है, प्राइमरी एरियाज में है, हाथों पे है, जेनिटल एरियाज में है, ठीक है जी। उसकी कॉज क्या है, इलेक्ट्रिक बर्न थोड़ा सा भी एरिया इन्वॉल्व होगा लेकिन बहुत ज्यादा वो खतरनाक होते हैं। पेशेंट एज बहुत जरूरी है, एक्सट्रीम ऑफ एज मतलब बिलो द एज ऑफ 5 years, अबव द एज ऑफ 55 years, जितनी भी एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं वो बहुत इसमें वल्नरेबल होती हैं, ठीक है ना जी। एसोसिएटेड फैक्टर इंपॉर्टेंट है जब भी आप मेजर बर्न्स को ट्रीट कर रहे हो, कि उनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन को, हार्ट डिजीज, कार्डियक को, किडनी डिसऑर्डर, वो जितना भी होगा तो वो कोमॉर्बिड हम उसे कहते हैं, जितने कोमॉर्बिड होंगे उतना ही उस पेशेंट के लिए
इलाज मुश्किल होता है। क्रिटिकल बर्न्स क्या है जी? क्रिटिकल बर्न वो हैं, यहाँ जरा समझने की जरूरत है, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा जी 10% जला हुआ है, कोई बात नहीं, ये तो जी ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, सही है। लेकिन 3rd डिग्री बर्न लेस मोर देन 10% एरिया है, ठीक है ना जी, तो वो क्रिटिकल बर्न है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। 2nd डिग्री बर्न 25% एंड 20% इन पीडियाट्रिक, 25% एडल्ट्स, ये क्रिटिकल बर्न्स के उसमें वो आ जाता है। अब देखिए कितनी थोड़ी थोड़ी सी परसेंटेज है। इसी तरह जो बर्न्स इन एरियाज को, जैसे फेस, फीट, हैंड, पेरिनियम को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्रिटिकल बर्न है। इनहेलेशन इंजरीज है, क्रिटिकल बर्न्स है। एसोसिएटेड ट्रामा है, साथ को बोन फ्रैक्चर्स हैं, हेड इंजरीज है, फिर वो क्रिटिकल बर्न है, ठीक है जी। एसोसिएटेड मेडिकल डिजीजेज है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, वो भी है। इलेक्ट्रिकल बर्न सारे ही क्रिटिकल बर्न्स होते हैं, और डीप केमिकल बर्न्स क्योंकि उन्होंने बहुत डेवास्टेटिंग होते हैं, इसलिए वो भी क्रिटिकल बर्न्स की कैटेगरी में आते हैं। मॉडरेट बर्न हम जनरली कहते हैं कि 3rd डिग्री बिटवीन 2 to 10%, और 2nd डिग्री 15 to 25% इन एडल्ट्स एंड 10 to 20% इन पीडियाट्रिक बर्न। तो ये इनको मॉडरेट, लेकिन इनको भी हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत है। ये क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है समझना कि इनको आप घर बैठे इलाज नहीं कर सकते, इनको फिर उनके जो स्पेशलिस्ट यूनिट्स हैं वहां पे जाना है। माइनर बर्न्स अगर जो भी किसी भी जनरल हॉस्पिटल इमरजेंसी में ट्रीट किए जा सकते हैं, 3rd डिग्री लेस देन 2% एंड 2nd डिग्री लेस देन 15% एंड लेस देन 10। इट ऑल अगेन डिपेंड कि क्या क्या एरिया कौन सा इन्वॉल्व है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये वही बात है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बर्न्स की लोकेशन है, कि सर्कमफ्रेंशियल बर्न अगर चेस्ट के गिर्द है तो नेचुरली दे विल नीड इमीडिएट इंटरवेंशन, हमें उनकी एस्टेरोटमीज और फिशोटमीज करनी पड़ती हैं। इसी तरह एक्सट्रीमिटीज, ताकि उनकी सर्कुलेशन, और अगर चेस्ट पे है तो उसकी, ताकि रेस्पिरेशन को हम दोबारा से बहाल कर सकें। फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, ये सही है। ये एक स्लाइड इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है। आप देखें कि अगर ये जो बर्न है उसका एक जोन ऑफ कोगुलेशन है, ये आप समझ लें जी 1st डिग्री बर्न। अगर आपने इसको नहीं ठीक किया तो उसके एक गिर्द में एक जोन ऑफ हाइप्रीमिया भी है, स्टेसिस है और फिर जोन ऑफ हाइप्रीमिया। ये वल्नरेबल जोन होता है जिसे आप ग्रे जोन कहते हैं। अगर वो टाइमिंगली ट्रीट नहीं होगा तो ये जो उसका जोन ऑफ कोगुलेशन है ये एक्सटेंड करता चला जाएगा। अब यहाँ तो जैसे आपने कहा ना कि यहाँ इतना बर्न है तो स्कार बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब वो इतना एक्सटेंड कर जाएगा तो फिर स्कार थोड़ा रहेगा, जब इतना सारा एक्सटेंड कर जाएगा तो नेचुरली फिर वो डीप स्कार छोड़ेगा। तो ये उसकी पैथोफिजियोलॉजी का एक बेसिक फैक्टर है कि उसको आपने उसकी जो डिग्री है उसको 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 उसके एक्सटेंड को एक्सटेंड होने से बचाना है, ठीक है ना जी। और इसी तरह बर्न शॉक से आपने पेशेंट्स को बचाना है। बर्न शॉक आप देखें कि बर्न साइज अप्रोचेस 15 to 20% टोटल बॉडी सरफेस एरिया शॉक सेट्स हैं। इतने शॉक्स का मतलब ये है कि फिर आपको उसको रिससिटेट करना है, आपने फ्लूइड रिससिटेशन देनी है। और फिर अब आप देखें 15 बच्चों में इस 10% है, बड़ों में इस 20%, 15 to 20%, उनको आपने रिससिटेट। और वो रिससिटेशन नहीं होगी तो यही फिर सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन सबसे पहले स्किन में होती है, और जो बर्न एरिया वहां होती है, और वही फिर वूंड जो है वो फिर डीप होना शुरू हो जाते हैं। ट्रीटमेंट के जो पहलू हैं उसमें इमीडिएट केयर है, फिर अर्ली केयर है, और फिर लेट मैनेजमेंट है। लेट मैनेजमेंट नेचुरली वो जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं उनके लिए है, और ज्यादा उसके फिर वो जो कॉस्मेटिक एस्पेक्ट्स हैं वो है। इमीडिएट केयर और अर्ली केयर अच्छी हुई है, किसी अच्छी ट्रेन डॉक्टर्स ने की है, और या बर्न यूनिट्स या बर्न सेंटर्स में हुई है, तो नेचुरली वो फिर उसके रिजल्ट्स उसी तरह से उतने ही अच्छे होते हैं। इमीडिएट केयर में क्या है जी, एट द सीन ऑफ इंजरी पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिमूव फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंजरी। जहां फायर है या इलेक्ट्रिक कोई वो शॉर्ट सर्किटिंग हुई है या कुछ है, वो वहां से आपने साइड से उसको रिमूव करना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। बाकी जो अब चीजें हम एक्सीडेंट इमरजेंसी में करते हैं, ABC बिल्कुल उसी तरह से है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी। तो बर्न्स में जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो इन्वायरमेंट। वो जैसे मैंने बताया कि आपने उसको इन्वायरमेंट जिसमें वो फंस गया उससे निकालना है, कोई फायर है उससे निकालना है, या जैसे भी। और फ्लूइड्स, F इसमें फ्लूइड्स के लिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि उसको इनिशियल फेज में, इमीडिएट फेज में बहुत ही जरूरी है। अगर पेशेंट जब भी किसी ने देखा है, रिसीव किया है, और वो अगर पानी पीने के लिए मांग रहा है तो उसको बिल्कुल पानी पीने को देना चाहिए। कोशिश करें कि ORS दें। अगर ORS मिल जाए, सिकंजबीन हमारे यहाँ बहुत होती है जिसे नींबू पानी कहते हैं, वो दे दें, नमक डाल के दे दें, वट एवर जो भी है, लेकिन रोके नहीं। हमने ये देखा है कि लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये इसका ये हो गया, ये इसको भी नहीं, इसका पता नहीं ऑपरेशन होना है, इसको अभी खाने को कुछ नहीं देना।
जितनी देर में आप उसे शिफ्ट कर रहे हैं कुछ है, उसको बिल्कुल आप पानी की बोतल दें, पानी और कुछ नहीं तो सादा पानी, क्योंकि फ्लूइड्स आपने उसको देने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज है जी उसको करने के लिए। और वो क्यों जरूरी है, देखें जी, टोटल बॉडी वाटर जो है हमारा, उसमें आप ये देखिए कि इंट्रासेलुलर 2/3 और 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर है। बर्न्स में क्या होता है कि आपका प्लाज्मा लॉस होता है, और प्लाज्मा लॉस है तो आइडियली तो प्लाज्मा ही रिप्लेस होना चाहिए, लेकिन चूंकि फ्लूइड बॉडी में बाकी रेजर्वायर्स होते हैं, लेकिन पानी की एकदम कमी हो जाती है। अगर आप पानी रिप्लेस करते जाएंगे तो बाकी चीजें वो जो है बॉडी के रेजर्वायर से उसमें मिक्स होके बॉडी में रिप्लेसमेंट्स करती रहती है। और इसीलिए ये देखें, जनरली क्वेश्चन किया जाता है कि हम रिंगर लैक्टेट क्यों सोल्यूशन देते हैं, तो उसके लिए यहाँ देखें कि जो प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन है, उससे जो सबसे नियरेस्ट हमारे पास जो चीप फ्लूइड, ऑल दो अब और तरह के स्टेरोफंडिन और अच्छे एक्सपेंसिव फ्लूइड्स भी अवेलेबल हैं जो बर्न सेंटर्स में स्पेशलाइज है, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए जनरल हॉस्पिटल में रिंगर्स लैक्टेट हर जगह होता है। और रिंगर लैक्टेट से आपने जो ही जब उसको आईवी ड्रिप लगानी है तो आपने पहला फ्लूइड को स्टार्ट करना है रिंगर लैक्टेट की। क्यों करना है उसकी वजह अभी आगे और भी बताते हैं, और वजह ये है कि ये इसकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल आपके उससे प्लाज्मा से मिलती जुलती है, और ये इसीलिए अच्छा फ्लूइड है रिससिटेशन के लिए। फ्लूइड्स के साथ साथ पेशेंट पेन में बहुत होता है, आपने उसे पेन फ्री भी करना है। अब पेन फ्री की 2-3 चीजें हैं, कुछ ये ड्रेसिंग्स हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जनरली अवेलेबल हो स्टोर्स पे, लोगों के पास, लोगों के घरों में। वो जेल्स भी हैं और स्पॉन्ज ड्रेसिंग्स भी हैं। दे आर वेरी इफेक्टिव और बहुत अच्छा उनका एक तो ये है कि वो पेन खत्म कर देती हैं, दूसरा ये है कि वो उस एरिया पे इतनी स्वेलिंग नहीं होने देती हैं, बड़ा सूदिंग सा इफेक्ट होता है उनका। तो इसलिए वो बहुत से ममालिक में तो अवेलेबल है, हमारे यहाँ थोड़ा सा चूंकि अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है कि लोकली ये चीज़ें अभी बन नहीं रही, इंपोर्ट होती हैं, तो वो एक कुछ मसाइल हैं। प्राइस भी एक उसका इशू है क्योंकि थोड़ी सी इनकी कॉस्ट भी है, लेकिन नेचुरली गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है कि वो किसी तरह से इनको इनमें कुछ सब्सिडी दे के या इनमें इस तरह से कि ये सस्ती अवेलेबल हो आम लोगों के लिए। लेकिन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में मैं समझता हूँ कि वो जरूर होनी चाहिए। जब वो नहीं है तो फिर आपको उसको एनर्जीजिया देना पड़ता है, आईवी एनर्जीजिया देना पड़ता है, और यूजुअली मॉर्फिन देने पड़ते हैं, क्योंकि उससे कम में ये इतना सीवियर पेन होता है कि नहीं होता। बेसिक इन्वेस्टिगेशन हर जगह हर हॉस्पिटल में जो भी वो की जा सकती हैं, उसके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो हमने देखने हैं। और एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि उसको टेटनस टॉक्साइड जरूर लगवाएं, तो उसका जो बैरियर है वो इस इंजरी की वजह से वो ब्रेक हो गया है। ठीक है जी। ये तो वही फ्लूइड रिससिटेशन की हमने बात कर ली। इस पे देखते हैं, इसमें ये एक चीज है कि जब हम ये हॉस्पिटल में आ जाते हैं लोग, वो अभी हम उसका मैं प्रोटोकॉल थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ आगे चल के बताऊंगा अभी कि किस तरह से फिर हमारे ये साथियों ने उसको लेके चलना है। लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि जो आप कैलकुलेट करेंगे वो जो रूल ऑफ 9 से और वो जो फॉर्मूलाज मैं अभी आपको बताऊंगा, तो वो जो फ्लूइड रिससिटेशन का जो टाइम है, टाइम ऑफ इंजरी से शुरू होना चाहिए। ये नहीं कि जिस टाइम हॉस्पिटल पहुंचे, कई लोग बहुत देर से पहुंचते हैं हॉस्पिटल, 4-4 5-5 घंटे बहुत दूर से आ रहे होते हैं, तो उस लॉस को भी आपने इसी दौरान में वो करना होता है। रिंगर्स लैक्टेट की हमने बात आपको बताई कि ये हमने फर्स्ट 24 to 48 आवर्स में इसी से रिससिटेट करना है। वजह उसकी क्या है कि आइसोटोनिक क्रिस्टलाइट सोल्यूशन है और लार्ज वॉल्यूम्स हमने देने होते हैं, इसलिए उसमें ये इसका और बफरिंग इफेक्ट भी है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रोकता है। तो ये इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि इसी को इस्तेमाल किया जाए। हमें ज्यादा फ्लूइड्स की जरूरत होती है, लेकिन ये फिर टेक्निकल जो टीम्स हैं उनका काम है, स्पेशली इन द बर्न यूनिट्स एंड बर्न सेंटर्स के। फिर वो पेशेंट को जब अपना सेकेंडरी सर्वे करती हैं तो उसमें फिर वो सारा देखती हैं कि इन पेशेंट्स को हमने कितना ज्यादा फ्लूइड देना है। और इनहेलेशन इंजरीज है जैसे, इसमें 30-40% शायद हमें जो हमने कैलकुलेट किया उससे हायर देना पड़े। इसी तरह और जो पेशेंट जिनमें डिले हुआ है उसमें भी आपको इनिशियली बहुत ज्यादा फ्लूइड देने पड़ते हैं, तो वो फैक्टर्स फिर स्पेशलाइज सेंटर्स के कहाँ पे जाके रिससिटेशन रोकनी है ये जरा डिबेटेबल है। अगेन फिर इसमें थोड़ा सा स्पेशलिस्ट का रोल आ जाता है कि वो देखते हैं कि उसके क्या बहुत से पैरामीटर्स हैं देखने पड़ते हैं, लेकिन जनरली एक जो पैरामीटर फॉलो किया जाता है वो ये है कि जब उसकी यूरिन आउटपुट एडिक्वेट हो जाती है तो फिर वो इसका होता है कि ये रिससिटेशन इसकी बेसिक जो फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह जहाँ फ्लूइड रिससिटेशन जरूरी है, इसी तरह फ्लूइड ओवरलोड भी बहुत हमें केयरफुल रहना है कि ये ना हो कि हम इतना फ्लूइड दे दें कि वो फिर वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन कर दे जो कि एडीमा करेगी, पल्मोनरी डिस्फंक्शन करेगी।
और फिर वो अननेसेसरी हमें स्टेरॉटमीज करनी पड़ेगी, ठीक है ना, जो फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। हमारे यहाँ मोस्टली हर हॉस्पिटल में जहाँ भी जो भी पेशेंट्स ट्रीट करते हैं उनको ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद भी होता है कि जिसे ATLS या पार्कलैंड फार्मूला कहते हैं। और ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि 4 ml इंटू वेट ऑफ द पेशेंट इंटू परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो ये उसकी कैलकुलेट कर देती है अमाउंट फॉर द फर्स्ट 24 आवर। और इसका तरीकाकार क्या है कि आपने जो हाफ ऑफ दिस अमाउंट वो फर्स्ट 8 आवर्स में देनी है उस पेशेंट को, बेशक आपको 2 IV लाइंस लगानी पड़े। और जो हाफ ऑफ दैट अमाउंट है, जैसे 10 लीटर आपने कैलकुलेट किया तो 5 लीटर आप 8 घंटे में देंगे, और जो बाकी का 5 लीटर है वो नेक्स्ट 16 आवर्स में देंगे। इसके साथ साथ अगर वो ओरल ले सकता है, क्योंकि इसमें गट तो इंटेक्ट होती है, गट को कोई मसला नहीं है, और अगर वो वॉमिट नहीं कर रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो फिर आप उसको साथ साथ ओरल भी रिप्लेस कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये सबसे कॉमनेस्ट फार्मूला है जो याद रखने के लिए भी आसान है, और इससे कैलकुलेशन भी फौरन हो जाती है कि ये करना है। बुक्स में मिल जाते हैं ये बेशुमार दूसरे फार्मूलाज हैं, वो मुख्तलिफ कंडीशंस के लिए हैं, लेकिन ये कि इनको ये फिर स्पेशलाइज सेंटर्स की जो बात आ जाती है। अब वो जो डे 1 में आपके पास पेशेंट आ गया है, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने रिंगर लैक्टेट देना है। टोटल वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया 4 ml पर kg परसेंटेज, हाफ आपने दे दिया फर्स्ट 8 आवर में, हाफ दे दिया आपने सेकंड सी। और इसको एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट आपका एम होना चाहिए 30 to 50 ml पर आवर इन एडल्ट्स एंड 1 ml पर kg पर आवर इन पीडियाट्रिक बच्चों में। तो यूजुअली बंदा देखे 0.5 to 1 ml पर आवर अगर उसकी यूरिन आउटपुट आ रही है, तो वो इसका मतलब है कि ठीक है। डे 2 में हम यूजुअली ये करते हैं कि रिंगर लैक्टेट को फिर रिप्लेस कर देते हैं 5% एक्सोज वाटर से, और फिर जो अगर स्पेशलाइज सेंटर पेशेंट पहुंच गया तो कुछ ना कुछ कूल अर्ट रिससिटेशन भी शुरू कर देते हैं। एडवांटेजेस हैं क्योंकि प्रोटीन लॉस भी एडीमा की वजह से हुआ होता है। और डे 3 तक हमें कोशिश करनी है कि उसकी हमने रिससिटेशन कंप्लीट कर लें, और वो इवन हम उसको फिर थोड़ा सा एंट्रल न्यूट्रिशन भी स्टार्ट। एक और चीज जो है, अब अगर हम बर्न वूंड्स की मैनेजमेंट के हिसाब से बात करें तो उसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ये स्लाइड मैंने रखी है, कि जो इंटरमीडिएट वूंड्स हैं उसमें नहीं समझ आ रही होती। इवन बहुत अच्छे जो ट्रेनिंग हमारे कर रहे लोग होते हैं उनको भी, और जो जनरल डॉक्टर्स को भी, अच्छा जी इसको क्या करना है जी, इसको सर्जरी करनी है या इसको हमने सिर्फ ड्रेसिंग्स करनी है, तो वो थोड़ा सा ये जरा ग्रे जोन होता है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं विद द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, और उसमें एम यही होता है कि हम फर्स्ट 10 डेज तक जो भी बेस्ट चीजें अवेलेबल हैं उनसे उनके ट्रीटमेंट किया जाता है। उसका ये फायदा होता है कि उस जितना भी बर्न एरिया होता है उसका ज्यादातर एरिया तो उसी से हील हो जाता है, और जो एरिया फिर 3 वीक्स तक हील ना हो इन चीजों से, उसको फिर अल्टीमेटली आपको ग्राफ्ट करना पड़ता है। लेकिन आप 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा वेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो वूंड इन सारी चीजों से इतनी टाइम में नहीं हील हुआ उसको फिर आपको अल्टीमेटली रीसर्फेस ही। और इमीडिएट बर्न वुंड एक्सीजन ये जस्ट एग्जांपल है, ये जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बर्न्स आते हैं और या कुछ और सिवियरली बर्न फ्लेम बर्न्स होते हैं, उसमें स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में हमें इमीडिएट भी करना पड़ता है, यानी इमीडिएट उसको रिससिटेट किया। ये लाइफ सेविंग होती हैं चीजें, स्पेशलाइज्ड सेंटर्स की चीजें हैं। और उसकी वजह ये होती है कि हमने उसको जितना भी वो जो कैटाबॉलिक फेज में गया हुआ है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में, तो हम उसका डेड डेब्रिस टिश्यू निकालते हैं ताकि उसकी जो टॉक्सिन्स हैं वो उसकी सर्कुलेशन में ना एब्जॉर्ब हो और वो पेशेंट उस चीज से बच सके। तो ये इस तरह का जो भी पेशेंट है तो उसको इमीडिएटली फिर स्पेशलाइज सेंटर्स की तरफ रेफर करना चाहिए, सो दैट को उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। जनरली हॉस्पिटल में अर्ली एक्सीजन होता है, जैसे आपने 48 आवर्स तक आपने उसकी रेसिसिटेशन कंप्लीट कर ली, फिर आप उसका प्लान करते हैं कि जी ठीक है अब आप इसको ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगे, और जो भी डी बर्न्स हैं वो फिर उस वक्त तक डिफाइन भी होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको आप एक्सरसाइज करते जाते हैं, क्योंकि इनिशियल फेज होती है कि आप एक्सरसाइज करें, और एक दिन में आप 15 to 20% एरिया एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप उनको उसी में से ऑटोग्राफ्ट या अगर आपके पास कोई सिंथेटिक चीज अवेलेबल है तो वो कर लें। ये जस्ट मैं ऐसे ही थोड़ा आइडिया देने के लिए अपने साथियों को कि ये जो कुछ चीज़ें जो डिब्रीडमेंट के लिए या वूंड्स की क्लेंजिंग के लिए, वूंड डिब्रीडमेंट के लिए यूज होती हैं, और ये कुछ पुरानी थी, जैसे ये डर्माब्रेजन है, हाइड्रोसर्जरी अभी भी कुछ सेंटर्स में यूज हो रही है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत होती है हमारे पास, क्योंकि वर्कलोड पेशेंट्स का बहुत होता है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन है बड़ी प्रिसाइज है, उसको भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो हम ज्यादातर यूज करते हैं सर्जरी में वो टेंजेंशियल एक्सीजन है, कि हम लेयर बाय लेयर विद दी
हम भी आर विद द इलेक्ट्रिक डर्माटोम, हम जो डेड टिश्यू है उसको एक्सरसाइज करते हैं और टिल के नीचे से ब्लड वेसल या हल्का सा ब्लड आना शुरू हो जाता है तो उस लेवल पे हम रोक देते हैं। और फिर ये ख्याल होता है कि अगर वो कोई डीप डर्मल लेयर्स हैं तो वहां से हम स्किन विद द एडवांस ड्रेसिंग्स हम वो कर लेंगे। और अगर ये भी बड़ा केयरफुल और बड़ा टेक्निकल अंडर द एक्सपर्ट्स हैंड्स ही होता है कि ये इसको किया जाए। इसमें बहुत सी स्टडीज हैं जो कहती हैं कि ऑल दो आप इतना केयरफुली करते हैं लेकिन इवन देन यू लूज ऑलमोस्ट 30 to 50% ऑफ द हेल्दी टिश्यू। लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ ये नेचुरली करना पड़ता है और ये फिर वो सर्जिकल स्किल्स की बात है। कॉमन बात ये पूछी जाती जी क्या चीज लगाएं। अब ये बड़ी बहस वाली बात है कि जी फौरी जो एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है जी कि बर्न आ गया है तो अब उस पर कौन सी क्रीम कौन सी लगानी है, पट्टी करनी है कि नहीं करनी है। अब ये कुछ मिथ्स हैं जो हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा है और स्पेशली बच्ची आएगी साथ, उसके साथ एक अम्मा होगी, वो बस वो उसको आपको 1 घंटा लगेगा कन्विंस करने कि जी अम्मा जी इसकी हमने पट्टी करनी है तो ये ठीक होगी। वो कहेगी नहीं ये तो बस क्रीम लगा दो इसको बस, और नहीं हमने पट्टी नहीं करानी है, पट्टी से खराब हो जाएगा। अच्छा फिर जब आप वॉश करने लगते हैं, वॉश नहीं करने देते जी, पानी नहीं लगाना जी, पानी नहीं लगा। फिर हम उनको बताते हैं दिखाते हैं कि जी ये पानी इसी से चीज ये ठीक हो रही है सारी। तो ये वो मिथ्स हैं जो कि लोगों के क्लियर होने चाहिए कि आपने सिर्फ वॉश पानी से ही करना है। वो भी हम एंड पे जाके कंक्लूड करते हैं कि क्या चीजें हमने करनी क्या नहीं करनी, तो उसमें फिर ये चीजें वादे होंगी। पानी से आपने इसे साफ करना है। फिर जो जो सबसे चीज सस्ती और हर जगह अवेलेबल है वो 1% सिल्वर सल्फर डायजीना अभी तक यूज हो रही है, सालों से यूज हो रही है। अगर कुछ भी नहीं है तो वो है। हमारे यहाँ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये है कि क्वालिटी की नहीं है। 1% सिल्वर सल्फर डायजीन, अब यहाँ मैं सिर्फ ये चूंकि इंटरेस्ट की बात है सबके कि उसमें बेशुमार ब्रांड अवेलेबल हैं, लेकिन जो उसमें जो क्वालिटी ब्रांड है वो सिर्फ एक फ्लेमाजीन है और एक डर्माजीन है। ठीक है ना, इसके अलावा जितनी भी ब्रांड अवेलेबल है उनके अंदर वो चीज है ही नहीं, मेडिकेशन जितनी रिक्वायर्ड चाहिए, तो इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि उनके लगाने से नुकसान होता है। वो जो आपने सुपरफिशियल बर्न पे लगाया है या सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न पे लगाया है, जब वो क्रीम ही वो उस काबिल नहीं है तो वो वहां इन्फेक्शन कर देती है और वो उसी वुंड को फिर वो डीप कर देती है, वो डीप डर्मल बर्न हो जाता है या फिर सेकंड डिग्री से थर्ड डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप इवन अच्छा पॉलीफेक्स कॉमनली अवेलेबल होती है, आप लगा लें। जाइलोकेन जेल, इनिशियली दर्द हो रहा है, जाइलोकेन जेल हर एक को पता है 2% भी है 4% भी है अवेलेबल है, जाइलोकेन जेल लगा लें, पेशेंट को हॉस्पिटल ले। कोई भी चीज नहीं है, साफ कपड़ा पानी में भिगो के गीला करके ऊपर रख दें, उसका सूदिंग इफेक्ट भी आएगा और वो उसको थोड़ा सा वो रखेगा, डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है। ये जो चीजें फौरी तौर पे की जा सकती हैं हॉस्पिटल ले जाने तक। या जो भी क्रीम अवेलेबल है, फ्यूसिडिन है, पॉलीफेक्स है, जो भी चीज अवेलेबल है वो लगाएं। लोग फिर एक सवाल करेंगे जी टूथपेस्ट लगा लें, टूथपेस्ट भी अब बैरियर का काम ही करेगा ना जी, वो तो एक ऐसी एसेप्टिक सी चीज या सिलसिला, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। तो इस तरह घर में कोई भी जो स्किन क्रीम या ऑइंटमेंट पड़ी है, इवन स्टीरोइडल क्रीम भी पड़ी है जैसे क्रीम है, वो भी एट दैट टाइम लगाई जा सकती है इनिशियल, उसमें कोई नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा पेन को भी रिलीव करेगी। लेकिन ये है कि फिर कोई एक बहुत कॉमन सा सवाल आता है जी कि अंडे की सफेदी लगा लें जी, कोई हर्ज नहीं है लगा लें, वो भी नील बैरियर का इस्तेमाल काम ही करते कर। हाँ जी। तो ये नहीं, ये चीजें वो है अनटिल अनलेस कि आप वो, अच्छा आपको हमारे पास जो पेरी फ्री से आते हैं, कई कई हकीमानों ने ऐसी ऐसी अजीब चीजें बताई कि हमें हफ्ता हफ्ता पूरा लग जाता है उनको साफ करने में। तो वो एक चीज लोगों को जो अवेयरनेस की बात है कि ये उन इस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन ना करें, क्योंकि अच्छा वो एक साफ नहीं होती है और फिर वो टैनिंग उनकी बहुत हो जाती है, वो स्किन का कलर कभी मैच नहीं करता। हालांकि बर्न इतने डीप नहीं होते जितना कि वो बाद में, ये बिकॉज ऑफ दीज मिसमैनेजमेंट्स ये जो चीजें हो जाती हैं। तो उसमें अच्छा दूसरी जो हम कोशिश कर रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि ये जो अगर जैसे अवेयरनेस आए या कुछ जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं या उनको भी मालूम हो कि ये जो अगर जो फर्स्ट एड की जो ड्रेसिंग्स अवेलेबल है वो अगर उनके पास हो तो वो तो फिर बेहतरीन है कि वो अगर एक वो ड्रेसिंग करके उनको फिर वो अब उनके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे तक वो पेशेंट को कहीं भी रेफर कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, किसी स्पेशलाइज यूनिट में जा सकते हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट उन्होंने बिल्कुल उसका वो ठीक कर दिया, तो वो तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाती है। ये भी एक जस्ट ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए ही है कि अब जो हम जरूरी नहीं कि हम सारी जो डिब्रीडमेंट है वो हम इसी से करते हैं, सर्जरी से। अब हमारे पास इंजाइमेटिक भी मेडिकेशन अवेलेबल हैं, वो पेस्ट अवेलेबल हैं, वो हम लगाते हैं तो उससे जितना डेड और डेब्रिस टिश्यू होता है वो
उससे हो जाता है, बट दिस इज अगेन द प्रोडक्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेंटर्स। इसी तरह ये एडवांस ड्रेसिंग्स हैं, चीजें हैं, इनकी मैं थोड़ी सी ये बता दूंगा कि ये जैसे हमने स्किन स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, हमारा पॉइंट क्या होता है कि अगर हमने उसको क्लीन रखा है, इन्फेक्शन फ्री रखा है उस स्किन को, और उसमें आप देखें सिर्फ हेयर फॉलिकल्स की थोड़ी सी वो जो है ना नीचे से रूट्स वो बची हैं, इवन यहाँ से स्किन ग्रो की जा सकती है अगर हम इसको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देंगे। और वो हम जैसे हाइड्रोजेल ड्रेसिंग या और जितनी भी ये जो मॉडर्न बर्न ड्रेसिंग जिन्हें कहा जाता है, उनका काम ही यही है कि वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं और ये जो बर्न एरिया होता है इसको हील करने में हेल्प करती हैं कि उसी नॉर्मल स्किन, और ये जितनी नॉर्मल स्किन वहां से हम ग्रो कर सकें वो उतना ही अच्छा है वो पेशेंट के लिए, उतनी ही वो थोड़ी सी कॉस्मेटिकली भी ठीक होती है जी। और ये इसी तरह से एडवांटेजेस हैं कि हाइड्रोजेल और हाइड्रोकोलॉइड्स ये हम बहुत कॉमन, और ये अच्छी बात ये है कि अब ये पाकिस्तान में तकरीबन अच्छे हर केमिस्ट पे अवेलेबल हैं। ड्यूडम का नाम सबने सुना है, बहुत कॉमन यूज होती है, जितने भी सेकंड डिग्री डीप बर्न है हर एक पे लगाई जा सकती है कि आप उसको साफ करें, ड्राई करें। ब्लिस्टर बन गया है तो ब्लिस्टर को आपने ब्रेक, अगर बड़ा ब्लिस्टर है तो नेचुरली जब आपने उस पर ड्रेसिंग करनी है तो आप उसको ब्रेक कर, आप उसको पंक्चर करें विद स्टरलाइज नीडल, पंक्चर करें, उसका फ्लूइड निकाल दीजिए। वो फ्लूइड क्या होता है, वो हाइड्रोजेल होती है बेसिकली, ठीक है जी। आप उसको निकाल दें और उसके ऊपर ये आप हाइड्रोजेल या हाइड्रोकोलॉइड लगा दें, उसी स्किन को यूज करें, उस स्किन को हटाएं नहीं। जब आप नेक्स्ट ड्रेसिंग चेंज करेंगे तो उस ड्रेसिंग के साथ ही वो स्किन हट जाएगी और नीचे से जो डीपर लेयर से स्किन बनी होगी वो बिल्कुल पिंक सी स्किन आपको नजर आएगी। उस पर आपको 1 या 2 ड्रेसिंग और करनी पड़ेंगी और उससे ठीक हो जाता है। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, नया, और ये बहुत ही जैसे ड्यूडम है विच दैट इज नॉट वेरी कॉस्टली, वो तो बड़ी सस्ती सी चीज है और हर जगह अवेलेबल है, तो वो इस्तेमाल की जा सकती है। ये मैं वो बात कर रहा था जो फर्स्ट एड प्रोडक्ट्स है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें ये जेल्स हैं, ये एक एब्जॉर्बन है, यूरोपियन सोर्स है, चूंकि ये कमर्शियली अवेलेबल ये नेम थे तो ये मैंने इसलिए वो रखी है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो हम अपने सेंटर पे यूज करते रहे हैं, तो इसमें कोई उनको प्रमोट करना मकसद नहीं है, सिर्फ आगाही देना है कि ये इन चीजों से ये स्पॉन्ज ड्रेसिंग्स हैं और इसी से पेन भी कंट्रोल होता है और एडिमा भी कंट्रोल होता है, ठीक है ना जी। ये इसकी कुछ ये आप देखें कोई इस तरह की वो शेप है जैसे हैंड पे वो लग गया है। ये इसी तरह की प्रोडक्ट है जो फ्रॉम चाइना हम थोड़ी सी सस्ती इंपोर्ट कर रहे हैं और वो भी बहुत ही इफेक्टिव है, अच्छी है। ये एक साउथ अफ्रीका की सिमिलर प्रोडक्ट है। ये सारी चीजें अब मार्केट में अवेलेबल हैं और ये जब अगर इनका पता हो और इनको सिर्फ आपने इस तरह से गॉज लगाते हैं, इस तरह से ये ड्रेसिंग लगानी है, जहाँ जो एरिया बर्न हो गया है उस पर आपने लगानी है और वो आपका काम आसान कर देती है। ये सिंथेटिक स्किन्स हैं जी, बेसिकली ये स्पेशलाइज सेंटर्स की प्रोडक्ट है और ये महंगी होती हैं, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें अब पाकिस्तान में हम कर रहे हैं और हो रही हैं, इसीलिए इन पेशेंट्स को आपको स्पेशलाइज सेंटर्स में भेजना चाहिए। ये एक और तरह की स्पेशलाइज हाइड्रोजेल है, ये भी बहुत अच्छी है। इनके और इनका यही फायदा है कि बाद में हाइपरट्रॉफी और जो स्कार्स की आप बात कर रहे हैं, जिन पेशेंट को ये ड्रेसिंग यूज करेंगे, इवन डीप डर्मल बर्न्स में भी बिल्कुल उनको वो आफ्टर 5-6 मंथ कोई स्कार नजर नहीं आता है, टाइमिंगली उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया हो। साथ साथ जहां हमें याद रखने की जरूरत है कि इन पेशेंट में चूंकि कैटाबोलिज्म में होते हैं, तो हमें इन पेशेंट्स को अब समझने की बात है कि बर्न पेशेंट को इंजरी फैक्टर कितना ज्यादा होता है, कि दे फॉल इन वेरी वेरी सिक कैटेगरी ऑफ पेशेंट। हेल्दी पेशेंट को 25 किलो कैलोरीज चाहिए, ठीक है जी। मॉडरेट सिक को 30 चाहिए, वेरी सिक को 35 चाहिए, और ये वेरी वेरी सिक में आता है। ये सिर्फ बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि इनको आपने जब से वो ओरल लेना शुरू करे उसको आपने हाई प्रोटीन डाइट देनी है। 2 अंडों की सफेदी खाए, ये जितने भी और जितनी भी अच्छा कीमा खाए, मीट ले, चिकन ले, जितनी भी प्रोटीन डाइट है आपने हाई प्रोटीन डाइट उसको देनी होती है, क्योंकि उसकी बॉडी का कैटाबॉलिज्म और वही उसकी फिर हीलिंग में हेल्प करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज, ये कुछ जो चीजें हम एक हॉस्पिटल में यूज करते हैं प्रोटीन प्रोडक्ट्स, ये जस्ट मैं दिखाने के लिए देखें कितने मेजर, ये 95% बर्न है, और इस पे जी ये देखिए सिंथेटिक स्किन लगाई है, और आप देखिएगा कि ये आफ्टर 2 years टाइम इतना लगता है लेकिन ये नॉर्मल होने में, ठीक है जी। ये टिपिकल एक हमारे, ये थोड़ी सी पिक्चर दिखा रहा हूँ जस्ट लोगों को थोड़ा सा ताकि आइडिया हो कि किस किस तरह की सिवेरिटी के पेशेंट्स आते हैं। ये देखें ये टिपिकल जो फ्लेम बर्न्स किसी कमरे में, जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में ये जो गैस के प्रेशर्स की वजह से एक बहुत कॉमन एक्सीडेंट है, पूरी की पूरी फैमिलीज आती हैं, गैस लीक हो रही होती है, सुबह उठ के किसी ने लाइट का बटन ऑन किया और वो इग्नाइट करता है क्योंकि उसमें स्पार्क होता है, पूरा घर
वो बॉम्ब की तरह ब्लो ऑफ हो जाता है, और उसमें ज़ाहिर है आग लग जाती है, उस आग से लोग निकलते करते जितनी देर में भी। इस पेशेंट्स के आप देखें वो आग बुझाते हुए ये अपनी बीवी और बच्चों को बचा रहा था। तो उसमें ये देखें ये यानी उनको रेस्क्यू कर रहा था और खुद इतना इंजर हुआ, ठीक है ना, क्योंकि वो उनके फैमिली के जो बाकी मेंबर थे उनकी तो डेथ हो गई थी, तो ये सरवाइव किया है, लेकिन ये देखिए खुद भी कितना उनको बचाते बचाते इंजर हुआ। अगर आप उनके हाथ देखें तो देखने वाला कहेगा हो ये तो भाई इसको तो सर्जरी करनी पड़ेगी सारा सिलसिला, लेकिन जब इनको टाइमिंगली आ गए, आपने अच्छी ड्रेसिंग्स की, ठीक किया, अब देखें वो रिकवर कर जाते हैं उसी तरह से नाइसली। कॉमनेस्ट किस्म का जो आप देखते हैं बच्चे डेली इमरजेंसी में राउंड द क्लॉक आ रहे होते हैं, ये हाइड्रोजेल लगाई उसको साफ, और ये उसका पहली ड्रेसिंग जो चेंज की है 3rd-4th डे पे, आप देख लीजिए, ठीक है जी। और ये देखें आफ्टर 13 डेज ये है। अब 3 वीक्स में आप देखें वो जो आप बात कर रहे थे कि निशान रहेगा कि नहीं रहेगा, तो देखिए तो बिल्कुल ठीक होगा। टिपिकल बर्न है हमारे पाकिस्तान में, ये स्पिल ओवर्स, ये जो किचन एक्सीडेंट्स हैं, जो पूरे का पूरा पानी या कोई खाने की कुकिंग चीज वो सारी उसके ऊपर स्पिल ओवर हुई है, एंड दे आर द डीप एंड क्रिटिकल बर्न। सिंथेटिक इसी तरह का इमर्जन बर्न है, इनको भी इस तरह, लेकिन देख लें नाइसली ही, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही लगता है कि जी बिल्कुल कुछ थोड़ी सुपरफिशियल थी वो इंजरी हुई थी। ये एक जस्ट ऐसे ही दिखाने के लिए कि ये सिंथेटिक स्किन है जी, शोल्डर ये से, तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन की है, ये वो सिंथेटिक स्किन लगी हुई है, और इसमें अभी आपको हीलिंग फेज में ही है नजर आ रही। इसमें भी यहाँ आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि नीचे वो उसका वो जो डर्म में से वो नजर आ रहा है। तो ये महंगी चीजें हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है कि वो जो वो किसी टाइम में हमारे यहाँ रिसर्च जारी है, हम भी बना रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में भी ये स्किन बनाने की हमने एनिमल ट्रायल्स तक कर लिया है, उससे अगली फेज में है। तो ये जब बन जाएंगी तो फिर हमारे पास जो मेजर बर्न है, जिनकी पूरी पूरी बॉडी स्किन उनके पास होती नहीं कि कोई ग्राफ्ट लिया जा सके, तो उन पे फिर ये हमें बहुत हेल्प करेगी उनको रिकंस्ट्रक्ट करने में इंशाल्लाह। ये मैं बता रहा था जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बर्न है, जो जिसका हमें बहुत है, इसमें अब क्या कर सकते हैं, लेकिन जो हमने डिब्रीड भी किया कुछ नहीं आप बता सकते, तो एंड अप विद द एम्पुटेशन, वो फिर एक सोसाइटी के ऊपर बोझ है। ये केमिकल बर्न का, ये हमारे पास पंजाब से कोई पेशेंट आया था, लोकल नहीं था यहाँ से, और ये देखें कोई मेरा ख्याल इसकी इंजरी को कोई 8-10 दिन हुए जब हमारे पास रिपोर्ट किया। शी वॉज अ स्कूल टीचर, ज़ाहिर क्रिमिनल एक्ट किसी ने किया उसके ऊपर, और उसको फिर वो नेचुरली जहाँ सर्जरी है फिर सर्जरी करनी है, हमने ये ग्राफ्ट किया, ये फिर किया, फिर इसका हेयर ट्रांसप्लांट किया, एंड देन शी इज अगेन अ नॉर्मल पर्सन। तो वो इसी तरह ये क्रिटिकल बर्न्स है, लेकिन इनको जब हम ठीक तरीके से करते हैं तो अगेन दे आर द नॉर्मल। तो देखें ये बताने का मकसद ये है कि इतनी इतनी इंजरीज भी, लेकिन जब टाइमिंगली पहुंच जाती हैं, टाइमिंगली ठीक ठीक तरीके से उनका इलाज शुरू हो जाता है, तो दे आर अगेन नॉर्मल, वो सोसाइटी के लिए यूजफुल मेंबर दोबारा से बन जाते हैं। टाइम इज मनी बेसिकली, आप टाइमली अगर इस चीज जो है टाइमली को पहुंचा फर्स्ट गोल्डन फर्स्ट जी गोल्डन फर्स्ट। अच्छा, अब हम सिर्फ कंक्लूड करते हुए ना सिर्फ इसको वो कर लेते हैं कि अभी हमने जो इमरजेंसी में जो आपने शुरू में सवाल किया था वो क्या है। तो पहली चीज तो यही है कि रिमूव द पर्सन फ्रॉम द एरिया, सोर्स हीट जो भी है आपने उसको वहां से रिमूव कर देना है। दूसरा क्या है, रिमूव द क्लोथिंग्स, क्योंकि वो भी आ रहा है कि वो भी गर्म होती हैं, रिमूव क्लोथिंग फ्रॉम द बर्न एरिया। डू नॉट बी फोर्सफुल वाई रिमूविंग दैट, क्योंकि वो हो सकता है कि वो चिपके हुए हों, तो आप उसके साथ ही उसकी वो स्किन और वो साथ टिश्यूज को भी रिमूव कर दें, तो जो इजीली हो सके। टाइट रिंग कंस्ट्रिक्टिव, ये ज्वेलरी वुलरी पहनी होती है कुछ है वो सिलसिला, उनको भी आपको रिमूव करना है। फ्लश ऑल सस्पेक्टेड कंटेमिनेटेड बर्न फॉर 20 मिनट्स विद, अच्छा 20 मिनट्स नॉर्मल जो टैप वाटर है उससे करना है, ठीक है ना जी, ठंडे पानी से नहीं करना। ठंडा पानी अगर गर्म उस पर डालेंगे तो वो भी ब्लिस्टर बना देगा। तो कॉमन ये देखिए, जैसे बिल्कुल वो टैप वाटर के नीचे, और उसको कूल करें, ये नहीं कि थोड़ा सा कर दिया और फिर बस ठीक हो गया, ऐसा नहीं। 20 मिनट्स इज अ टाइम कि जिसमें फिर वो जाके वो इतनी देर में वो कूल हो जाएगा और उसका पेन भी खत्म हो जाएगा। फिर कॉजेज हमने कर ली हैं, रिवाइज करने का सिर्फ मकसद ये है कि किचन में हमें केयरफुल होना है, इलेक्ट्रिक जितनी चीजें हैं हमारी उस पर केयरफुल होना है, केमिकल जहाँ पड़े हैं, अल्कलीज हैं, कुछ बाथरूम ब्लीच हैं, वो बच्चों की रीच से बाहर होने, वहाँ केयरफुल होना है। और नेचुरली जो बहुत तेज हीट है उसमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को डायरेक्ट सनलाइट से और उससे, क्योंकि वो भी फिर डैमेजिंग होता है। अच्छा, अब क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, वो हम बस जस्ट कंक्लूड करते हैं कि डू प्लेस बर्न एरिया इन कूल वाटर और होल्ड अंडर रनिंग वाटर फॉर 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट तक आपने पानी में उसको वो करना है। डैमेज कंट्रोल ड्रेसिंग जो हैं
लार्जर देन द एरिया, जैसे मैंने वो एब्जॉर्ब बर्न केयर जेल ये आपको बताई, कुछ भी नहीं है तो गीला साफ कपड़ा करके आपने लगाना है। लेकिन अगर ये ड्रेसिंग अवेलेबल है तो दे आर द बेस्ट थिंग, क्योंकि वो आपका सारा मसला हल कर देती हैं। बाहर जो उनकी जितनी रेस्क्यू टीम्स होती हैं उनके पास इन ड्रेसिंग के ब्लैंकेट्स होते हैं जी। वो क्या करते हैं कि वो पूरा पेशेंट को रिकवर किया, उसके जो भी जितना ज़ाहिर के कपड़े वपड़े जल गए वो जो उसको साफ किया और उसको उस ब्लैंकेट में लपेट के और वो शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर कूलिंग भी होती है और वो इसलिए वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। ये हमने बात की कि रिमूव करें टाइट जितनी भी कोई ज्वेलरी है, ब्रेसलेट्स हैं, जो भी उसके, क्योंकि वो भी मेटल जो होगा वो भी ज्यादा हॉट हुआ होगा और वो ज्यादा डैमेज करेगा। एंड बाकी मटेरियल जो भी स्टक हुए हैं बॉडी के साथ उनको भी आपने बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करना है। लेकिन जो को हार्डली स्टक है उनको आप फोर्सफुली ना रिमूव करें, ठीक है जी। ये वो बात है कि डोंट्स क्या, हमने जो चीजें नहीं करनी है जी वो क्या है कि जी डोंट रिमूव एनीथिंग फर्मली स्टक टू द बर्न एरिया, जो बहुत सख्ती से स्किन के साथ या जुड़ी हुई है कुछ है उसको ना करें, ठीक है जी। एंड ब्लिस्टर्स अगर बन गए तो उनको अभी उनको हॉस्पिटल में जाके तो आप कर सकते हैं, वो तो फिर डॉक्टर का काम जो करें, लेकिन आप कोशिश करें कि उनको आप ब्रेक ना करें, ठीक है जी। ये फैट, ये ऑयल ग्रीस या इस तरह की जो ऑयल बेस्ड चीजें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो आप ना लगाएं। सिंपल क्रीम्स लगाएं, ठीक है जी। तो ऑयली और ऑयली बेस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह डोंट अटेम्प्ट टू क्लीन द बर्न एरिया इन एनी फॉर्म, मतलब उसको ना कोशिश करें, क्योंकि उसको बस आप कवर कर दें जैसे कि बताया गया है, लेकिन उसको कोशिश ना करें कि आपने करना है, क्योंकि वो पेनफुल भी होगा और वो उसको कंटेमिनेट भी कर सकता है। और कोई अननेसेसरी इन्वेसिव प्रोसीजर भी नहीं करना चाहिए और वो हॉस्पिटल तक ही छोड़ देना। ये कुछ थी जो बातें मैंने कहा कि ये थोड़ी डिस्कस हो जाएं जिससे लोगों को आइडिया हो जाए, क्योंकि बर्न्स को लोग ट्रीट करने से डरते बहुत हैं। एक हमारे यहाँ देखें, मैं ये बात कहूंगा कि जो भी मेजर बर्न कहीं से एक जगह चलता है और वो एम्बुलेंस में होता है ना, उसको एम्बुलेंस से ही नहीं उतरने दिया जाता। बहुत से हॉस्पिटल से वो चक्कर लगाते से हमारे कोई स्पेशलाइज सेंटर बन गया, नहीं जी इसको तो बर्न सेंटर ले जाए। देखिए बर्न सेंटर ले जाए, बर्न सेंटर में मैंने आपको बताया कि वहां जाके क्या चीजें शुरू होनी है, जो स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है। जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो तो कोई भी हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक है, कोई जगह है जहां एक डॉक्टर बैठा है जिसके पास एक बेसिक चीजें हैं, वो तो वो कर सकता है। और इसीलिए मेरा मैसेज यही है मेरे साथियों के लिए कि ये जिसके पास भी जो बर्न पेशेंट देखे उसके जहन में एक चीज होनी चाहिए कि यार इस बंदे के पास टाइम नहीं है। इसको मैंने ये 2-3 चीजें हैं, मैंने उसका एयरवे देखना है कि उसको सांस ठीक आ रही है, ठीक है, और उसको ये जो बाकी हमने चीजें बताई डू एंड डोंट्स ये देखने। और दूसरा मैं देखना है कि इस यार कोई पानी अगर ये पी नहीं रहा तो मैं एक इसको रिंगर लैक्टेट की एक ड्रिप लगा दूं, ड्रिप के साथ में भेजूंगा। और अगर इसका कोई जख्म एक्सपोज है तो उसको मैं कवर करके भेज, ठीक है ना। ये तो जो वो चीजें हैं जो हर कोई कर सकता है, इवन लेमैन भी कर सकता है, ठीक है ना। तो जो डॉक्टर्स हैं तो उनका तो फर्ज बनता है। तो मेरा मैसेज यही है कि ये एटलीस्ट इनिशियली इस तरह की चीज करके भेजेंगे तो उस पेशेंट का उसकी हीलिंग में और उसकी रिकवरी में वो बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। हम रावेलियन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से ये वक्त हमारे लिए निकाला। हमारे जो भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए मेरा ख्याल है बहुत मुफीद मालूमात उन तक पहुंची हैं। बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत से मिथ्स हैं जो क्लियर हुए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि सब लोगों ने इस प्रोग्राम को वो लोग पसंद करेंगे और उनके लिए ये फ़ायदेमंद मालूमात भी रहेगी। बहैसियत डॉक्टर हमें अपना किरदार अदा करना होगा हर जगह पे, हर फील्ड में, हर हॉस्पिटल के अंदर। जैसा कि सर ने फरमाया कि लाजमी नहीं है कि आप पेशेंट को उतरने से पहले ही ये कह दें कि जी बर्न सेंटर आप ले जाएं, इनको यहाँ पे इलाज मुमकिन नहीं है। नहीं, हम एज डॉक्टर अपना किरदार कम अज़ कम अदा कर सकते हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं एटलीस्ट हम वो कर सकते हैं। और जो लोग घरों में हैं इस वक्त, उनसे यही रिक्वेस्ट है एज अ डॉक्टर कि आप अपने घर में एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर बना के घर के अंदर रखें, जिसमें जैसे कि सर ने कहा कि एब्जॉर्ब बर्न जो एक ड्रेसिंग मिलती है, 1-2 ड्रेसिंग के पैकेट को रख लें। एक आध पॉलीफिक्स ऑइंटमेंट या कोई भी ऑइंटमेंट जो भी आपके घर में पड़ी हुई है वो उसके अंदर रखें और वो किचन में रीच में रखें, ताकि खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाता है तो आप उसका फौरी तदारुक कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है जो सर ने इस वक्त बार बार जिस पे जोर दिया है कि पानी से धोएं। जो भी जख्म है, जो भी जला हुआ निशान है, जो भी जहां से भी जल गया है, उसको पानी से अच्छी तरह 20 मिनट तक सादा टूटी वाले पानी से, नलके वाले पानी से अच्छी तरह उसको धोएं। धोने से कोई नुकसान नहीं होता। बराए करम अपने जहन से ये बात
निकाल दें कि पानी इस्तेमाल करेंगे तो ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। बाकी देखना डॉक्टर का काम है, वो अपने स्पेशलाइज़ तरीके से उसको हैंडल कर लेगा। लेकिन जो आपके एंड पे काम है, जो आपका फ़र्ज़ बनता है, आप उसको ज़रूर जो है वो उसको ज़रूर करें, अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें, पानी से अच्छी तरह ज़ख्म को धोएँ और उसके बाद उसको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश करें। घर पे मत रखें ऐसे मरीज़ को। पॉसिबल है कि घर पे रखने की वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाएँ और वो जो कि चीज़ 1 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में ठीक हो सकती है, ये हो सकता है कि उसका निशान परमानेंटली पड़ जाए या फिर इन्फेक्शन हो जाए, तो जिसको ट्रीट करना बहुत लंबा एक अरसा ले जाए। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। हम बार-बार ये कहते हैं कि एहतियात कीजिए। ज़िंदगी बहुत कीमती है और इसका ख़्याल रखना हम सब पे फ़र्ज़ है और इलाज सुन्नत है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। सर को मैं दोबारा बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सर का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत अपने कीमती वक़्त से, क्योंकि मुझे पता है कि उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको वो देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने बहुत कीमती वक़्त से हमारे लिए टाइम निकाला और जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनके भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी अपने वक़्त में, कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल के हमारा ये प्रोग्राम देखा। थैंक यू सो मच सर, रियली एप्रिशिएट। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।